नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 7 महीने बाद मुंबई पहुंचे पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। क्राइम ब्रांच ने दर्ज किए बयान, उद्धव सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। नवाब मलिक को कोर्ट से बड़ा झटका, वानखेड़े की फैमिली पर बयानबाजी करने पर लगी रोक। नवाब ने फिर लगाया फर्जीवाड़े का आरोप। पीएम मोदी ने यूपी को दी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात। बोले, पहले यूपी ताने सुनता था, अब बदल गई है तस्वीर। मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायक टीएमसी में हुए शामिल। फूट पर अधीर रंजन का बयान, ममता पूरे पूर्वोत्तर में कांग्रेस के खिलाफ रच रही है साजिश। बुरी तरह कंगाल हुआ पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा, मेरे पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा। सबसे पहले बात करेंगे वसूली गैंग की। 232 दिनों से गायब चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह अचानक मुंबई पहुंच गए और क्राइम ब्रांच के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। इस दौरान परमवीर सिंह ने क्राइम ब्रांच के सामने कई राज खोले हैं, जिससे उद्धव सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो वहीं मुंबई पहुंचते ही परमवीर सिंह ये कहते नजर आए कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और कोर्ट में सारे सबूत भी पेश करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम परमवीर के खिलाफ गोरेगांव में दर्ज फिरौती के एक मामले की जांच कर रही है। इस मामले में परमवीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और कुछ दिन पहले उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया गया था। डॉक्टर साहब, परमवीर सिंह के वापस लौटने से क्या उद्धव सरकार की मुश्किलें वाकई बढ़ गई हैं? देखिए, आज वो जब बाहर आए तो देखने से ही लग रहा था कि मुझे एक फिल्म याद आ गई, हॉलो मैन। पूरी तरीके से यहाँ तक वो मास्क लगा हुआ था, ऊपर से चश्मा था, चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। किससे छुपा रहे थे अपने चेहरे को? देखिए, ये वसूली गैंग में कई सारे लोग बेनकाब होंगे। परमवीर सिंह एक कागज के पक्के आदमी हैं और उनके पास वो सारी जानकारियां हैं कि वो सच सच बताना शुरू करेंगे तो कई सारे लोग जो है इसमें फंस सकते हैं। ये डिपेंड करता है परमवीर सिंह के ऊपर कि वो कब, कहां, कैसे अपनी सारी जानकारियों को जांच एजेंसियों के साथ शेयर करते हैं। ऑब्वियसली ये तमाम बातें वो मुंबई पुलिस के साथ तो शेयर नहीं करेंगे। पूछताछ अभी चल रही है, उसके बारे में जानकारी अभी बाहर नहीं आई है कि उन्होंने क्या कहा या नहीं कहा। अगर वो जैसे ही आता है तो कैपिटल टीवी में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक और दूसरी मुसीबत जो है उनकी फंसी हुई, वो ये कि कल 26/11 की बरसी है और आज एक नया आरोप उनके ऊपर लग गया कि कसाब, वो जो आतंकी जिंदा पकड़ा गया, तो जिसमें वो पकड़ा गया था उसके पास मोबाइल फ़ोन भी था जी। और वो मोबाइल फ़ोन परमवीर सिंह ने अपने पास रख ली और उसके बाद कभी भी जांच एजेंसियों को दिया ही नहीं जी। तो ये इतना बड़ा एविडेंस, जिस फ़ोन के जरिए ये मालूम हो सकता था कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के अंदर वो कौन से लोग थे जिसके संपर्क में ये आतंकी था, उसका पर्दाफाश हो गया होता। तो ये परमवीर सिंह ने मोबाइल फ़ोन कसाब का कहाँ गायब किया, एक नया अध्याय परमवीर सिंह के ऊपर जो है वो सामने आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि परमवीर सिंह एक बहुत बड़ी मुसीबत में है और ऐसे मौके पे जो सही चीज़ होता है कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम वाली स्ट्रेटजी वो अपनाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अब खबर नवाब मलिक पर। वानखेड़े और उनके परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को झटका देते हुए वानखेड़े की फैमिली के खिलाफ कुछ भी पब्लिश करने और बयानबाजी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि नवाब मलिक सीधे तौर पर या फिर इशारों में भी वानखेड़े के परिवार के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर सकते। कोर्ट ने तल्ख अंदाज में ये तक कह दिया कि ऐसी बयानबाजी उन्हें शोभा नहीं देती, लेकिन उसके बाद भी नवाब मलिक ने फिर वानखेड़े के परिवार पर हमला बोल दिया। उनकी मां का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर आरोप लगाया कि उनकी मां जाहिदा की मौत के बाद वानखेड़े परिवार ने 2 डेथ सर्टिफिकेट बनवाए। पहले सर्टिफिकेट में जाहिदा का धर्म हिंदू लिखा और दूसरे सर्टिफिकेट में जाहिदा का धर्म मुस्लिम लिखा गया है। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक पर किसी भी बयानबाजी के लिए अब रोक लग चुकी है, आगे क्या होगा? देखिए, पहले ये जो
महाराष्ट्र सरकार के जो जेम्स बॉन्ड हैं, किस तरह से गफलत फैलाई जाती है। दो चीज़ें, एक तो डेथ सर्टिफिकेट है जी। जिस पे हिंदू लिखा हुआ है, और दूसरा वो अंतिम संस्कार का सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं। इन दोनों चीज़ को समझिए। वो एक मुस्लिम महिला थी जी। जिन्होंने एक हिंदू से शादी की। उनकी इच्छा हो सकती कि मुझे दफनाया ही जाए। वो उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया हो या किया हो, जो भी, ये तो पर्सनल चॉइस है। और जब ये पूरी दुनिया को मालूम है कि जहां लोग पीछा करते हुए समीर वानखेड़े के वो कब्रिस्तान में पहुंच जाते थे, तो ये तो मालूम है कि भाई कब्रिस्तान में ही उनकी मां दफनाई गई थी। जी। तो कब्रिस्तान में जो लास्ट राइट हुआ, वो कब्रिस्तान वाले क्या लिखेंगे, हिंदू है। भाई जरा सा भी अकल लगाना चाहिए भाई लोगों को। जी। ये प्रोपेगेंडा, भाई अगर उसमें कोई हिंदू भी ये कहे कि हमें फलां के बगल में हमें दफना देना, और वो मुसलमानों का कब्रिस्तान है, तो वो सर्टिफिकेट में हिंदू थोड़ी लिखेगा। लास्ट राइट्स तो उसी हिसाब से होंगे, वो मुस्लिम कब्रिस्तान है तो वो होगा। डेथ सर्टिफिकेट जो बनाया जा रहा है, डेथ सर्टिफिकेट पति और उसके तमाम अलग चीज़ों से देकर के बनाया जाता है। वैलिडिटी किसकी होती है, डेथ सर्टिफिकेट की। जी। और इसलिए कोर्ट को जब ये पता चला कि भाई इस तरह से, तो वहाँ से तुरंत आया आदेश कि अपना मुंह बंद रखिए। इस तरीके से, मतलब आप देखिए ये कितना घृणित काम है। एक महिला, एक माँ जिसकी मौत हो गई है, आप उनसे लेकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हो। जो लोग नवाब मलिक जैसे लीडर्स को वोट देते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आप किस तरह के लोगों को आप चुन रहे हो, जिसके पास इतनी भी, इसको कह सकते हैं कि शर्म नहीं है कि कोई आदमी ऑलरेडी डेथ है, मर चुकी है किसी की माँ, उसको लेकर के आप इस तरह की बातें करें पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए। बहुत ही घृणित काम किया। जी डॉक्टर साहब, अब बात एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। पीएम मोदी ने आज नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। ये यूपी का कुल मिलाकर 9वां और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती थीं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। पहले दिल्ली और लखनऊ में खींचतान चलती रहती थी, पिछली सरकारों ने लोगों को अंधेरे में रखा। पहले सरकारों के दौरान किसानों से जमीन तो ली गई, लेकिन उनमें या तो मुआवजे से जुड़ी समस्या रही या फिर सालों से जमीन बेकार पड़ी है। हमने किसान हित में, देश के हित में इन अड़चनों को भी दूर किया है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने यूपी को एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है। जेवर की आम जनता को या फिर और लोगों को इससे क्या फायदा साबित होगा? पूरे देश को फायदा होने वाला ये एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने बात कही, इसको समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान में पहले की सरकारें कैसी तरह चलती थी। ये एयरपोर्ट यहाँ पे हो, ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय, और उस समय राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्रपोजल आया, बातचीत शुरू हुई, तो पहले की सरकारें आज की तरह फास्ट काम नहीं करती थी। फाइल लटकी हुई तो लटकी हुई है। ब्यूरोक्रेसी की आदत थी, जब तक उसमें खाने कमाने का व्यवस्था नहीं है तो कोई फाइल जो है वो आगे बढ़ता नहीं था। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतने खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा, अधिकारियों की जेब गर्म नहीं होंगी तो फाइन कोई न कोई जो है वो अरंगा ये लोग लगा देते थे। तो हुआ ये कि उसमें मुलायम सिंह की सरकार आई, तय हो गया भाई जेवर में बनेगा, किधर से सड़क जाएगी, किधर से क्या होगा, वो तय हो गया। मालूम चला कि एयरपोर्ट कहीं है नहीं, और जो रास्ते हैं, जो एयरपोर्ट से मेन रास्ता को जोड़ने वाली जो ज़मीनें हैं, वो सारे अधिकारियों और नेताओं ने जो खरीद ली।
पहले ही लूट मचा दिया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, बगल में हाईवे पे हम अपना होटल बनाएंगे, ये करेंगे, धंधा चालू हो गया। सरकार चली गई, लेट हो गया। लेट क्यों हुआ वो भी मैं बताता हूँ आपको। मायावती की आ गई, मायावती ने देखा कि भाई एयरपोर्ट का डिजाइन वगैरह सब कुछ बन गया है, तो ये रास्ता इधर से निकला हुआ है, सारी ज़मीनें बिक गई हैं, उन्होंने रास्ता बदल दिया। ये जो कह रहे भाई अड़चनें लग रही थी लगातार, यही अड़चन थी, और उसके बाद रास्ता बदल दिया। अब इधर जो है मायावती और उसके जुड़े हुए अधिकारी और उस समय के नेता, उन्होंने इधर की ज़मीन खरीद ली। जी। आप ये देखिए किस तरह से देश की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए, एक से एक घाघ बैठे हुए थे, उन्होंने पेच लगा दिया। उन्होंने कह दिया भाई कोई कानून है कि 100 किलोमीटर के दायरे में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं हो सकते हैं। कोर्ट भी मसला चला गया, सब कुछ चला गया। प्रधानमंत्री ने यही कहा कि सारी अड़चनों को हमने खत्म करके हमने यहाँ पे फैसला किया, और ये जो फैसला है ये सिर्फ एयरपोर्ट का ही नहीं है। जेवर के आसपास इस पूरे जगह पे आईटी पार्क्स भी बनेंगे, वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब भी बनेगा, साथ ही साथ वहाँ पे फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है। तो आप देखिए, लोग सारी चीज़ों को देखते हैं। अब एयरपोर्ट बन गया है, सरकार इनमें से किसी की नहीं है, इसलिए एक अच्छा काम भी जो हो रहा है उसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, अब खबर कांग्रेस को लगे बड़े झटके पर। चुनावों से पहले ही कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में बिखर गई है। इस बार मेघालय में कांग्रेस को ममता बनर्जी ने ही झटका दे दिया है और टीएमसी ने आक्रामक रवैया दिखाते हुए कांग्रेस के 18 में से 12 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। इस उलटफेर से कांग्रेस में खलबली मच गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि टीएमसी की ओर से ये साजिश सिर्फ मेघालय में ही नहीं हुई है, बल्कि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी रची जा रही है। डॉक्टर साहब, ममता दीदी ने मेघालय में कांग्रेस के साथ ही खेल कर दिया है, अब कांग्रेस क्या करेगी? भाई राहुल गांधी को मुबारकबाद भेजना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को बंगाल में 0 सीट आई, खाता तक नहीं खुला, और सबसे पहले राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को बधाई दे दी और ये कह रहे थे भाई मॉरल विक्ट्री हो गई हमारी, अब मनाओ विक्ट्री। एक एक करके आपके नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स को, सुष्मिता देव को लेके चले गए। सबसे ज़्यादा वो लोकसभा के अंदर में शोर मचाया करती थी, प्रधानमंत्री के भाषण को भाषण नहीं देने देती थी, इतनी उसको एग्रेसिव लीडर थी वो, तृणमूल में चली गई। अभी ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची तो सबसे पहले कीर्ति आज़ाद को टीएमसी में शामिल करा दिया। अब ये छोड़ दीजिए, गोवा के अंदर, गोवा में इनके जो सबसे बड़े लीडर थे, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के, उसको ही तोड़ डाला। अब मेघालय की बारी है, त्रिपुरा की बारी है, असम की बारी है। ये हर जगह यही काम होगा। वो क्यों? क्योंकि राहुल गांधी मॉरल विक्ट्री मनाते रहेंगे और ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी की जड़ खोदते रहेगी। ममता बनर्जी जो काम कर रही है उससे 2024 में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही पंगु बन जाएगी। उनको समझ भी नहीं आएगा कि किस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। ये ठीक वैसी ही मूर्खता है कांग्रेस पार्टी की कि जैसा कि दिल्ली में बिना समर्थन मांगे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने खास करके शीला दीक्षित को हटा करके आपने अरविंद केजरीवाल को अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया। केजरीवाल की सरकार बन गई और उसके बाद से केजरीवाल चुनाव हारा नहीं और कांग्रेस पार्टी कभी वापस दिल्ली की राजनीति में आ ही नहीं पाई। दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, राहुल गांधी की ही रणनीति रही, वामपंथियों के इशारों पर अगर वो नाचते रहे तो तृणमूल ही क्या, हर स्टेट में कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति होने वाली है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर बर्बाद हुए पाकिस्तान पर। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की हालत इन दिनों बेहद खराब हो गई है क्योंकि पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है उससे ज्यादा उस पर कर्ज हो गया है। ताजा आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पहली बार पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारियां 50 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई हैं, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए अकेले मौजूदा सरकार ने कर्ज लिया है। तो वहीं इमरान खान ने बढ़ते कर्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता दिया है। इमरान खान ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके मुल्क को
चलाने के लिए उतना पैसा नहीं है, इसकी वजह से वो कर्ज लेते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान बुरी तरह से बर्बाद हो गया है, आगे क्या होगा इसका? देखिए, हाथी खरीदना बड़ा आसान होता है, हाथी को पालना बड़ा मुश्किल है। बहुत उसके लिए जो है इंतज़ाम करने होते हैं, और अगर आपकी माली स्थिति ख़राब है तो आप भी मरोगे और हाथी भी मरेगा। पाकिस्तान में जो हाथी बैठा हुआ है वो वहाँ की आर्मी है। वहाँ की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और सारा कुछ जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर 50% से ज़्यादा वो आर्मी उसको ख़त्म कर जाती है, निगल जाती है। और इसलिए वहाँ पे न इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पा रहा है, न सोशल डेवलपमेंट हो पा रहा है, वहाँ कुछ हो ही नहीं पा रहा। और इन सब चीज़ों को ढकने के लिए इस्लाम का रास्ता अपनाया जाता है। अब इनसे पूछना जाना चाहिए कि क्या ये अक्ल नहीं था इमरान खान को? आप रियासत मदीना बनाने चले थे, ये भाषण आप देते थे कि रियासत मदीना बनाएंगे, रियासत मदीना भूखे पेट बनेगा, कटोरे लेकर के आप पूरे दुनिया भर में घूमोगे और उससे रियासत मदीना बन जाएगा। अरे एक नॉर्मल स्टेट तो पाकिस्तान रहा ही नहीं। जिस तरह के लूट खसोट वहाँ पे होती है, जिस हिसाब से वहाँ पे भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से अभी तो पानी की किल्लत एक अलग होने वाली है। मतलब ये पाकिस्तान अपने विघटन के मुहाने पे खड़ा है, जहाँ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होने वाले हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, और इसकी वजह सिर्फ एक है, वो ये है कि पाकिस्तान अपनी हैसियत को भुलाकर हर चीज़ में भारत से जो वो कंपटीशन करता है, उसी कंपटीशन की वजह से पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।